जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स ग्रुप डिस्कशन यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी आपको प्रैक्टिस जीएस का प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसमें हम लोग अभी सीरीज लेकर चल रहे हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में हमने 4 वीडियो कंप्लीट बताया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें जो कंसेप्ट बताया गया है, ताकि उससे क्वेश्चन लड़ेगा क्या हो, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में हमेशा टकरा ही जाता है। यानी ग्रुप डिस्कशन करने से मतलब है कि आपको क्या होगा कि जो पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, जो आपको जिस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होगा, वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज से हमने एक नया चीज़ ऐड कर दिया हूँ। क्या ऐड किया हूँ? पहले तो हम लोग 4 से 5 पटना के टीचर्स थे, उनके नोट्स का डिस्कशन कराते थे। उसके साथ साथ आपको जो है एक खान सर का जो बुक है, ये वाला बुक है सामान्य ज्ञान, जो पॉकेट जीके है, पॉकेट सामान्य ज्ञान। इसे जो दरोगा में जो क्वेश्चन वायरल हुआ था, इस बुक से, इसी बुक का जबरदस्त लेकर के प्रैक्टिस कराया जाएगा, ताकि आपको मेंस में इसकी सहूलियत हो सके। चाहे आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, या दरोगा मेंस देने वाले हैं, या ये अगर कैंसिल होगा तो दरोगा देवे करेंगे, या कोई भी एग्जाम देंगे, तो किसी भी एग्जाम का आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और इस बुक से क्वेश्चन मिलाइए। 70 से 80% क्वेश्चन इसी बुक से आपको मिलने वाला है। तो आप बताइए, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए 70% काफ़ी है। 70% नंबर आ गया तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं आया तो नहीं सेलेक्ट होंगे। मतलब 70% चाहिए। अगर इसी बुक से आपको मिल जा रहा है तो क्या दिक्कत है? तो एक बुक को पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए और सिलेक्शन लेकर के जाइए। तो इसी बुक का ज़्यादा फोकस करते हुए आपको जो डिस्कस कराया जाएगा। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी का। तो हम इसमें से प्रैक्टिस का पेज निकालते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी, उनको भी फायदा हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट का। क्या है लाइट? आज बात करेंगे लाइट के बारे में कि लाइट होता क्या है। तो लाइट क्या है? कुछ नहीं। लाइट क्या है? कुछ नहीं, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो क्वेश्चन पूछता है कि लाइट किस प्रकार का तरंग है। तो लाइट एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट एक प्रकार का वेव है। लाइट क्या है? एक प्रकार का वेव है। क्वेश्चन पूछता है कि लाइट किस प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ होता है कि अनुदैर्ध्य होता है। तो लाइट क्या है? अनुप्रस्थ होता है। लाइट क्या है? अनुप्रस्थ है। क्या है? लाइट अनुप्रस्थ है। तो लाइट अनुप्रस्थ तरंग है, और उसके साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट हो गया। कौन कौन सा? तो एक हो गया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और दूसरा हो गया कि लाइट जो है अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ। तो 2 को क्वेश्चन आपको यहाँ से रेडी है, जो कई बड़े एग्जाम में पूछ चुका है। एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाशिकी क्या होता है। तो प्रकाशिकी में प्रकाश के विकिरण का अध्ययन किया जाता है। तो जिस सब्जेक्ट में प्रकाश के विकिरण का अध्ययन किया जाता है, उसी को बोलते हैं प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी। तो प्रकाश के विकिरण का अध्ययन प्रकाशिकी, प्रकाश के विकिरण का अध्ययन प्रकाशिकी। इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश का जो है तरंग कितने से कितने के बीच में होता है। तो प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो 3800 एंगस्ट्रम। तरंगदैर्ध्य को किस चीज में मापते हैं? तो एंगस्ट्रम में। ए के खोपड़िया पर जो 0 चढ़ा देते हैं छोटका सा, उसको बोलते हैं एंगस्ट्रम। तो प्रकाश जो है का तरंग जो होता है 3800 एंगस्ट्रम से लेकर 8000 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। कब तक? 3800 से 8000 के बीच में होता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि 3800 से 8000 के बीच में इसका एंगस्ट्रम होता है। अगर डीपली अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो ठीक है, हो सकता है मेंस में अगर पूछ दे तो पूछ भी सकता है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ तक तो आपको 4 को क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रकाश की जो प्रकृति होती है डबल नेचर की होती है। क्या होती है? डबल नेचर की होती है। नहीं जानते हैं? कोई आदमी जो होता है ना, दोगला प्रकृति का होता है। उसी तरह से लाइट भी डबल नेचर का है, दोगला प्रकृति का है। तो उसमें दोगलापन क्या है? यह है कि लाइट जो है
इसमें दो गो गुण है, एगो तो पार्टिकल की तरह व्यवहार करेगा, एगो वेव की तरह व्यवहार करेगा। जो देखा जब जैसन तब तैसन कहानी करता है, तो जब जैसन तब तैसन इसी को बोलते हैं डबल नेचर। क्या बोलते हैं? डबल नेचर। तो इसी तरह से प्रकाश डबल नेचर प्रकृति का पालन करता है। एक तो हो गया पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है, दूसरा जो है वेव की तरह व्यवहार करता है। इतना समझ में आ गया होगा, समझ में? नेक्स्ट जो पूछता है कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। प्रकाश कणिका सिद्धांत न्यूटन। प्रकाश कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। लेकिन प्रकाश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो प्रकाश के बारे में सबसे पहले डेकार्ट ने बनाया। क्या बताया? डेकार्ट। डेकार्ट। प्रकाश के बारे में किसने बताया? डेकार्ट ने। किसने? डेकार्ट। प्रकाश के बारे में किसने बताया? तो डेकार्ट ने प्रकाश के बारे में बताया। क्या है? प्रकाश के बारे में बताया कि उन्होंने बताया कि यह जो छोटे छोटे द्रव्यमान विहीन कणों से मिलकर बना होता है। डेकार्ट ने आया तो बताया कि जो प्रकाश है ना, बिना वैल्यू वाले कण से मिलकर के बना हुआ है। समझ गए? देखते होंगे कि समाज में किसी किसी का कुछ वजन नहीं है, मतलब हल्का प्रकृति के आदमी है, उसका कोई वैल्यू नहीं करता है। लेकिन जब वही नो वैल्यू वाला आदमी बहुत ज़्यादा आदमी मिल जाता है तो एक संगठन बना लेता है, तो उसी का वैल्यू हो जाता है। उसी तरह से डेकार्ट ने बताया कि प्रकाश जो है बिना द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर के बना हुआ है। इसी का सिद्धांत किसने दिया? डेकार्ट ने। लेकिन कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। किसने दिया? न्यूटन ने। इसी में आगे पूछता है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? वेव थ्योरी। प्रकाश का वेव थ्योरी किसने दिया? तो हाइजेंस ने दिया। किसने दिया? हाइजेंस। तो वेव थ्योरी हाइजेंस। कणिका सिद्धांत न्यूटन। प्रकाश के बारे में सबसे बताया किसने? सबसे पहले तो डेकार्ट ने। ठीक है। नेक्स्ट दिखता है प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो प्रकाश के व्यतिकरण की जानकारी यंग ने दिया। किसने दिया? यंग ने। तो प्रकाश के व्यतिकरण की जानकारी यंग ने दिया। प्रकाश के कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत यानी वेव थ्योरी किसने दिया? तो हाइजेंस ने दिया। किसने दिया? हाइजेंस ने। लेकिन प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया है। किसने दिया है? मैक्सवेल। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है वो किसने दिया? इसका कंसेप्ट दिया किसने? तो मैक्सवेल ने दिया। किसने दिया? मैक्सवेल। नेक्स्ट है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? क्वांटम सिद्धांत जो दिया मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। सॉरी, तब तक रिवाइज कीजिए। तो गला में दिक्कत है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो क्वांटम सिद्धांत देने के बाद क्या? मैक्स प्लांक। कणिका सिद्धांत न्यूटन। उसके बाद तरंग सिद्धांत हाइजेंस। प्रकाश का व्यतिकरण के बारे में यंग ने बताया। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? तो मैक्सवेल ने दिया। किसने दिया? मैक्सवेल। लेकिन मैक्स प्लांक ने क्या दिया? तो मैक्स प्लांक ने दिया क्वांटम सिद्धांत। ठीक है। प्रकाश जो होता है वह क्वांटाइज होता है। क्या होता है? क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब होता है छोटे छोटे पॉकेट के रूप में, छोटे छोटे एनर्जी के पॉकेट के रूप में बटा होता है, उसी को बोलते हैं फोटोन। तो प्रकाश फोटोन से मिलकर के बना होता है, यानी क्वांटाइज ऊर्जा जिसको बोलते हैं फोटोन, इसकी परिकल्पना प्रकाश के कणीय प्रकृति का प्रमाण देता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के कणीय प्रकृति का प्रमाण कौन सी प्रकृति देती है? तो वो हो जाती है फोटोन। क्या होती है? फोटोन जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश की कणीय प्रकृति का एग्जाम्पल देती है। ये प्रूव करती है कणीय प्रकृति की प्रकाश क्या फोटोन से मिलकर के बना हुआ है। इस प्रकार प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी है और कण भी है। क्या है? तरंग भी है और कण भी है। इसी को बोलते हैं द्वैत प्रकृति। इसको क्या बोलते हैं? द्वैत प्रकृति। तो आई होप इतना तक तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रकाश है, प्रकाश के बारे में कौन कौन से कितने कितने बात कह के गया। समझ गए? अब देखिए प्रकाश का उत्सर्जन यानी इमिशन ऑफ लाइट क्या है? इमिशन ऑफ लाइट होता है कि किसी पिंड को अधिक करने पर वह उष्मीय विकिरण देता है। क्या देता है? उष्मीय विकिरण
और प्रकाश का उत्सर्जन करता है। मान लीजिए किसी चीज को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे ना तो उसमें ऊष्मा भी निकलेगा और ऊष्मा के साथ प्रकाश भी निकलता है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का उत्सर्जन। जैसे कोई बल्ब जलेगा, तो कोई बल्ब जलेगा तो वो थोड़ा हीट भी देगा, जैसे जलेगा हीट भी देगा और उसके साथ जो है लाइट भी देगा, हीट के साथ लाइट भी देगा। जैसे पहले जो बल्ब आता था, लाल का बल्ब आता है सुपर कंपनी का, या लाल 10 रुपया 15 रुपया में जो बल्ब अभी भी मिलता है, जो ज़्यादा बिजली खपत होता है, उसको थोड़ा देर होल्डर में लगाइएगा और उसके बाद उसको छू करके देखिएगा। इससे अनुभव होगा कि लाइट जो है हीट भी देता है और प्रकाश भी देता है। समझ गए? तो लाइट क्या देता है? हीट और प्रकाश दोनों, यानी ऊष्मा और लाइट दोनों देता है। समझ में आ गया? जैसे विद्युत हीटर हो गया, जैसे कोई तप्त लोहा, भांति दिखाता है लोहार सब। अब देखिएगा वो लोहा जो गर्म होता है तो उससे हीट भी निकलता है और जो है इजोत भी कर देता है। अगर ज़्यादा हीट करता है तो थोड़ा लाइट भी उसमें से भभकते हुए निकलता है। तो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ज़्यादा लाइट जब देने लगेगा, चमकने लगेगा, तो आपको एहसास हो जाता है कि लोहा गर्म है, इसके पजरी में नहीं सटना चाहिए। समझ गए? न तो परिणाम बुरा हो सकता है। तो इसी के लिए दिया गया है। तो आई होप जो आप जो यूज करते हैं लोहा, चाहे लाइट से जो निकल रही है, रोशनी निकल रही है, वो गर्म होता है, तो आप जानते हैं कि क्या है, हीट दे रहा है, गर्म दे रहा है और प्रकाश निकल रहा है। ये क्या है? प्रकाश का गुण है, लेकिन बता नहीं पाते हैं। समझ गए? नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश जो है ऊर्जा और ऊष्मीय विकिरणों का अंतिम व आदि स्रोत है, जिससे क्या निकलता है? परावैंगनी विकिरण। क्या निकलता है? परावैंगनी विकिरण निकलता है और रक्त विकिरण आदि सारी चीजें निकलती है। नेक्स्ट है प्रकाश के गुण, यानी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण आखिर है क्या? तो प्रकाश के गुण में प्रकाश के सरल रेखा में गति करने के कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी भौगोलिक घटनाएं होती है। अब एक भी घटना नया सुन लीजिए कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना प्रकाश के किस कारण से होती है, यानी प्रकाश कौन ऐसा कांड करता है जिसे सूर्य ग्रहण भी हो जाता है और चंद्र ग्रहण भी हो जाता है। तो सीधा सीधा आंसर है प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना, यानी प्रकाश सरल रेखा में अगर गमन कर रही है, जा रही है, तो वो हो जाएगा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का कारण बन जाएगा। यानी अगर कोई आदमी सीधा साधा भी है तो उसके ऊपर क्लेम लगाया जा सकता है, मतलब सीधा सीधा होने में भी बसकित नहीं है, इसका यही प्रमाण देता है। समझ गए? तो टेढ़ा मेढ़ा बन के रहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश कण व तरंग है, इस कारण इससे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मानी प्रकाश अपने आप में सब चीज है, कण भी है, वेव भी है, पार्टिकल और वेव दोनों है, इसलिए दूसरे मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खचरा लोग जो होते हैं उसके पास सारे साधन होते हैं, दूसरों की आवश्यकता नहीं लेते हैं। जब जहाँ पे जिस चीज का जरूरत पड़ेगा खुद हाजिर रहेगा, उसके लिए दूसरे चीज को खोजने का जरूरत भी नहीं है। चाहे आप अगर टैलेंट है तो आप में टैलेंट की कमी नहीं है तो आपको कोई चंगुल में फंसा नहीं सकता है, आपको लूट नहीं सकता है, आपको ठग नहीं सकता है, क्योंकि आप चारों तरफ से परिपूर्ण होंगे, सारे चीज जानते होंगे। हालांकि वो ठगने से पहले आपसे अगर ठगना भी चाहेगा तो आप 100 बार सोचेगा कि इसको किस तरह से ठगा जाए, मतलब 100 तरह से वो सावधान रहेगा आपको ठगने के लिए। तो मतलब लाइट का कंसेप्ट पढ़ने से पहले ये भी समझिए कि आप पूरी तरीके से सब चीज से लड़ने के लिए आप एकदम परिपूर्ण रहिए कि अगर कैसा भी स्थिति आए तो उससे लड़ सके, निकल सके। समझ गए? नेक्स्ट है प्रकाश जो है विरल माध्यम में, इसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है। अगर कोई मीडियम कमजोर है यानी विरल है तो उसमें प्रकाश तेजी से जाएगा। क्या जाएगा? तेजी से जाएगा। नहीं देखते हैं कि कमजोर लोग को बहुत जल्दी कुचल दिया जाता है, लेकिन जो मजबूत लोग है कितना भी क्राइम करेगा उसको जल्दी कुचला नहीं जाता है। समझ गए? एकदम रियल लाइफ में भी देखते होंगे। उसी तरह से प्रकाश क्या करता है? कमजोरवन को खोजता है ताकि उसमें तेजी से एंट्री मारे। तो प्रकाश जो है विरल माध्यम में तेजी से एंट्री मारता है और सघन माध्यम में थोड़ा सा कंपेरेटिवली धीरे धीरे, मतलब उसका वेग कम होता है। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में कैसा कैसा होता है। तो प्रकाश की चाल जो है निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कहाँ? निर्वात में। कहाँ पे? निर्वात में। वही बात करें तो शीशा में प्रकाश की चाल 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी सबके पीछे मीटर प्रति सेकेंड लगेगा, ध्यान देंगे। तो निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड और कांच में 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। जल में जो होता है 2.2 यानी 2.25, कितना? 2.25 गुने 10 के पावर 8, यानी सबके पीछे 10 के पावर 8 लगेगा। आपको याद करा दे रहे हैं। अगर निर्वात में पूछेगा तो 3, कांच में पूछेगा तो 2, जल में पूछेगा तो 2.25। 3 को तो कन्फर्म याद हो गया, ये 3 को पूछता है। अगर ज्यादा कुछ घुमाएगा, अगर रेलवे में पूछा तो वो पूछेगा कि रॉक साल्ट का क्या होता है, तो 1.96। तारपीन के तेल का क्या होता है? 2.04। तारपीन के तेल का 2.04। तारपीन के तेल का 2.04। रॉक साल्ट का क्या होता है? 1.96। साथ साथ में बोलेंगे, आपको याद होते जाएगा, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स बहुत ही इजी टॉपिक होता है और इजी सब्जेक्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है, रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ने पर याद हो जाता है। ठीक है, तो आपको कै को याद करा दिए? 5 को याद करा दिए। निर्वात में 3, कांच में 2, जल में 2.25, रॉक साल्ट में 1.96। अगर उसके बाद पूछे, रॉक साल्ट के बाद पूछे कि आपको तारपीन के तेल में, तो 2.04। एक और है नाइलॉन में, तो नाइलॉन और रॉक साल्ट दोनों का बराबर ही होता है, नाइलॉन और रॉक साल्ट। तो रॉक साल्ट का 1.96, उसी तरह से नाइलॉन का भी 1.96। यही 5 को आपको याद करना है। 5 को से एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, इससे बाहर नहीं पूछा है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि जल्दी से आपका चैनल ग्रो हो, सभी लोग जाने कि यहाँ इस चैनल पर अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकेंड, कहीं कहीं 20 सेकेंड देखने को भी मिल जाता है, या 499 सेकेंड। 8.19 यानी 8 मिनट 19 सेकेंड या 499 सेकेंड सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है, मजाक वाली बात नहीं है कि इसको हल्के में लेंगे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है, लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 1.28 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 1.28 सेकेंड, यानी 1 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, तो आप सूर्य से बोलेगा तो 8 मिनट 19 सेकेंड, और चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में बोलेगा तो 1 मिनट 28 सेकेंड। इतना ध्यान में रखेंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, ध्रुवण होता है, व्यतिकरण होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप सारे चीजों के बारे में आपको बताते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन होता है कि किसी वस्तु या अवरोधक से प्रकाश के किरणों के टकराकर वापस मुड़ने की, यानी उसी माध्यम में वापस मुड़ने की घटना परावर्तन कहलाती है। मतलब कोई अगर मान लीजिए नोटबुक है, क्या है? ये नोटबुक है, ये नोटबुक पर लाइट मारे, देखिए अगर लाइट मार रहा है तो लाइट उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्शन थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, यही परावर्तन है। यानी प्रकाश की भी किसी जो सतह जो होता है उस पर टकराकर जो मुड़ जाता है, इसी मुड़ने की घटना को फिजिक्स में परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कहते हैं, मतलब प्रकाश के टकरा के लौटने की घटना परावर्तन कहलाती है। इतना आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है, वो तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है। आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से। ये किस लिए? कि आपतन कोण के इंसिडेंट बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, और परावर्तन को रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। तो इंसिडेंट को I से और रिफ्लेक्टेड को R से, मतलब I बराबर R,
आई बराबर अब हो गया प्यार, मतलब परिवर्तन हो जाएगा। आई जैसे आर के बराबर होगा, परिवर्तन होना संभव है। ठीक है, तो यही परिवर्तन के दो नियम हैं। अब देख लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, उससे पहले जान लेते हैं कि अभिलंब क्या होता है। अभिलंब या परावर्तन कोण, सबसे पहले परावर्तन कोण को जानते हैं। अभिलंब तो होता है कि आपतन बिंदु से सतह के लंबवत खींचा गई काल्पनिक रेखा, क्या होती है, खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है, आपतन बिंदु से सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। परावर्तित किरण तो जानते होंगे कि सतह से टकराकर जो मुड़ कर जो किरणें जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। अपरावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। तो सबको पता होगा, इसे अब डिफिनीशन भी अगर एग्जाम में देखेंगे तो वो पता चल जाएगा बिना पढ़े हुए भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आखिर होता क्या है, तो प्रतिबिंब है किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरण परिवर्तन या अपवर्तन के बाद किसी भी स्रोत से, किसी भी सोर्स से, मान लीजिए यहाँ से लाइट मारे, तो इससे जब लाइट मारे तो लाइट मारने के बाद या तो परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बारे में हम आगे बताएंगे। तो परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन या अपवर्तन के बाद यह जो लाइट किसी न किसी बिंदु पर मिलेगी या वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होगी, वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होगी। तो जब वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। और जब आभासी मतलब वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और जब मिलती हुई प्रतीत होगी, ऐसा लगेगा कि वो मिल रहा है लेकिन मिलता नहीं है, मतलब आभास होता कि वहां पर जा रहा है आभासी तरीके से, काल्पनिक तरीके से, तो उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इसी विचलन के घटना को अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। तो इसमें माध्यम बोलता है, यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री मारता है। जैसे एंट्री क्या होता है कि जैसे शादी ब्याह में देखते हैं ना, किसी लड़के का शादी लड़की के ससुराल में नैहर में जाके होता है, तो बीच में जो मार्ग होता है यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, इसमें बारात जाने के क्रम में जो विचलन होता है, जो रास्ता भुला जाता है, चाहे जो दहेज उहेज में घटल बढ़ल होता है, इसके बीच में जो लेखा जोखा होता है यानी यह विचलन होता है। ठीक है, तो इसी विचलन की घटना को शादी ब्याह में जो विचलन होता है दहेज उहेज को लेकर के, इसी विचलन को घटना को अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। ये सबके शादी में होता ही है विचलन के काम। ठीक है, कोई होगा ज्यादा लड़का वाला विचलित होता है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, ये विचलन हो गया, इसको बोलते हैं अपवर्तन। यही अपवर्तन के दो गुण है। ये भी जो है इसका दो नियम है। ये तो साइन आई बराबर साइन आर के बराबर होगा, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर नियतांक होता है। क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर एक अपवर्तनांक होता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण, दूसरा जो नियम होता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही समतल में होगा। क्या होगा, तीनों के तीनों एक ही समतल में होगा। और साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक होगा। इसी के बोलते हैं आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। समझ में आ गया, इसी को नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पूछता है कि किस चीजें के अपवर्तनांक
किस पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसको देख लीजिए। तो इसको देखना क्या है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.003 होता है। कितना है, 1.003 मतलब 1 होता है। वायु का अपवर्तनांक 1, वायु का अपवर्तनांक 1। जल का 1.33, जल का 1.3, जल का 1.33, एल्कोहल का 1.36, एल्कोहल का 1.36। अगर कुछ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का तो 1.63, कार्बन डाइऑक्साइड का तो 1.63, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.63, हीरे का 2.42, हीरा का 2.42। उसके बाद पूछ दे टर्पीन के तेल का 1.48, टर्पीन के तेल का 1.48, टर्पीन के तेल का 1.48। उसी तरह से पूछेगा केरोसिन का 1.44, केरोसिन का 1.44, केरोसिन का 1.44, केरोसिन का 1.44, टर्पीन के तेल का 1.44, हीरा का 2.42, हीरा का 2.42, हीरे का 2.42, हीरे का 2.42। उसके बाद बर्फ का पूछेगा तो बर्फ का 1.21 से लेकर 1.31 के बीच होता है। 1.21 से 1.31, 1.21 से 1.31। उसके बाद पूछेगा क्राउन कांच, ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। क्राउन कांच का कितना होता है, 1.52, 1.52। उसके बाद फ्लिंट कांच का पूछेगा तो 1.65 से लेकर 1.67, 1.65 से लेकर 1.67। सेधा नमक का पूछेगा तो डेढ़ यानी 1.54, सेधा नमक 1.54, सेधा नमक 1.54, सेधा नमक 1.54। उसके बाद मानिक का पूछेगा तो 1.76, मानिक का पूछेगा 1.76, 1.76, मानिक का पूछेगा तो 1.76, मानिक का पूछे तो 1.76। तो याद करेंगे वायु का 1, वायु का 1, जल का 1.3, 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 जल का 1.3। उसके बाद हीरा का 2.42, हीरे का 2.42, हीरे का 2.42, हीरे का 2.42, हीरा का 2.42, हीरा का 2.42। उसके बाद मान के एल्कोहल का पूछे तो 1.36, एल्कोहल का 1.36, एल्कोहल का 1.36। टर्पीन के तेल का 1.48, उसका टर्पीन के तेल का 1.48। केरोसिन तेल का पूछे तो 1.44, केरोसिन तेल का पूछे 1.44। इतना आपको कंप्लीट याद हो गया होगा, ठीक है ना, इतना आपको कंप्लीट याद हो गया होगा। अगर पूछ दे कि सबसे कम अपवर्तनांक वाली माध्यम क्या होती है, तो सबसे कम अपवर्तनांक वाली माध्यम जो होती है वो होती है निर्वात। और सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का कितना होता है, 2.42, 2.42, 2.42, हीरा का 2.42। उसी में पूछेगा बेंजीन, बेंजीन का कितना होता है तो डेढ़, बेंजीन का कितना होता है तो डेढ़, बेंजीन का कितना होता है तो डेढ़। सीधा नमक का 1.54, वही मानिक का पूछेगा तो 1.71, मानिक का 1.71, एल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.63, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.63। आई होप जो है इतना जो अपवर्तनांक आपको बता दिए, आई होप याद भी हो गया होगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। समझ में आ गया ना, इससे बाहर जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का और सबसे कम अपवर्तनांक निर्वात का। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश का चाल तेजी से जाएगा यानी अधिक होगा। माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश की चाल ज्यादा, और माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा तो प्रकाश की चाल कम। इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट जो देखिए नेक्स्ट जो है एक टॉपिक है कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल के सामने सघन और सघन के सामने विरल का अपवर्तनांक एक दूसरे का
उल्टा होता है। जैसे कांच जल की अपेक्षा सघन माध्यम है। क्या है? कांच जो है जल की अपेक्षा सघन माध्यम है। नेक्स्ट है, सघन माध्यम में स्थित किसी वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर उसकी आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। यानी सघन माध्यम में स्थित किसी वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर उसकी आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। जैसे बाल्टी में पानी रख दीजिए, आप पनिया में पैसा रख दीजिए, ठीक है, और पानी में पैसा रखिए और ऊपरवा से देखिए, तो ऊपर जो आप जो देख रहे हैं वो क्या है? निर्वात है। तो निर्वात है या हवा है। तो वायु का अपर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। और पनिया का अपर्तनांक कितना होता है? तो 1.33 होता है। तो ज्यादा अपर्तनांक माध्यम में रखे हैं तो उसमें रखेंगे ना, तो ज्यादा में जो चीज रखा होगा तो उसको देखने पर जितना ओरिजिनल हाइट पर रखे होंगे उससे कमे हाइट पर प्रतीत होगा कि कमे हाइट पर है। समझ गए? तो इसी का पहचान है। अगर इस तरह से अगर दिखता है तो आपको एकदम पहचान जाना चाहिए कि ये विरल है या सघन है। समझ में आ गया? अब जो कुछ जो प्रकाश की किरण की घटना है, क्या है? किरण की घटना है, तो उसको हम बता देते हैं यहाँ पर। आगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन तरीका जो है नहीं होता है कास्टिंग, वो देख लीजिए। सबसे पहला बात है तारों का टिमटिमाना। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद हीरा का चमकना। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन। तारा कैसे चिमटिमाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हीरा कैसे चमकता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इंद्रधनुष का दिखना। इंद्रधनुष के दिखने में बहुत सारे चीज की घटना होती है, यानी मिक्स होती है। जैसे इसमें परावर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होगा, वर्ण विक्षेपण भी होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। मतलब प्रकाश के 4 गुण होते हैं: परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, वर्ण विक्षेपण। पानी में बुलबुले का चमकना। पानी में जो बुलबुला है वो क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। पानी में बुलबुला का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। नेक्स्ट जो है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। साबुन के बुलबुले व जल में केरोसिन जल का दिखाई देना प्रकाश का व्यतिकरण है। क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। साबुन के बुलबुले या जल में अगर केरोसिन डालते हैं तो वो रंगीन दिखाई देना, रंगीन जो चमकता है वो प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि आकाश व समुद्र का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। सूर्योदय या सूर्यास्त प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय या सूर्यास्त प्रकाश का प्रकीर्णन। जो समुद्र का रंग, समुद्र का या आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद मृग मरीचिका दिखाई देना। गर्मी के दिनों में सड़क पर देखते होंगे तो दूर से पानी की तरह तैरता हुआ दिखाई देगा सड़किया पर, वो जो होता है मृग मरीचिका होता है। यह है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। उसके बाद सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है। क्या? क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद पूछे तो सूर्य का रंग लाल दिखाई देना अपवर्तन। लेकिन सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन। क्या है? प्रकीर्णन होता है। समझ के नेक्स्ट देखिए, कांच में आई दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। कोई शीशा फूट जाता है तो वो चमकता है, हमेशा चमकते रहता है, तो वो किस पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो रहा होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो रहा होता है। कांच में आई दरारें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जल में परखनली का चमकीला दिखाई देना। जल में परखनली का चमकीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जल में रखी किसी पेंसिल व छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना।
जल में रखी किसी पेंसिल या छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, वो सब किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। तो जितने सारे घटना बताए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेंगे। यहाँ पे ढकोसलेबाजी नहीं होता है, एकदम जो खाँटी चीज़ें होती है वही पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। तो इससे कोई न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है, पूछिए सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जब सेट लगाते होंगे तो एक न एक क्वेश्चन इसे टकराता ही होगा। अगर आपको कंठस्थ याद है तो 1 नंबर तो पक्का हो गया। उसके बाद अपवर्तन के दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण है, जैसे जल से भरे हुए बर्तन का पेंदी वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। समझ गए? तो पहले ही बताया। उसके बाद आग के ऊपर उस पार की वस्तु झिलमिलाती हुई नजर आती है। आग जला दीजिए, उस पार की वस्तु को देखिए तो उस पार की वस्तु जो झिलमिल झिलमिल नजर आएगी। तो झिलमिलाती हुई जो नजर आती है वो अपवर्तन के कारण ही नजर आती है। अब देखिए क्रिटिकल एंगल क्या होती है? क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांति कोण क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके बीच के अभिलंब पर आपतन कोण का मान उसके संगत अपवर्तन कोण के मान का 90 डिग्री हो जाता है। यानी जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, कहाँ जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, और जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? अब विचलन होगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? सघन माध्यम। देखते होंगे कि सदिया भी हमें दोनों तरफ का पार्टी एक जैसा नहीं होता है, कोनो भारी पड़ेगा तो कोनो कमजोर पड़ेगा। तो जो सघन वाला होगा विरल में एंट्री मारेगा तो थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विचलित होगा। तो विचलित कहाँ होता है? विचलित कहाँ होगा? अभिलंब से दूर भागेगा। क्या भागेगा? दूर भागेगा। दूरी बनाता है। क्या बनाता है? दूरी बनाता है। धनी लोग जो है गरीब लोगों से बहुत नफरत करते हैं, समझ गए? तो वो दूरी बना के रखता है गरीब लोगों से ताकि वो हमके आके पूजा करें, पैर धोए। ऐसा नहीं करना है। शिक्षा के बल पर सभी को दबा के रखना है, गरीब हो या धनी को, ऊंच हो या नीच हो, सभी बराबर है। नो छुआछूत, नो कास्टिंग, नो ऊंच नीच, नो धनी रिच पुअर। समझ में आ गया? शिक्षा की ऐसी पावर है जो आपको बराबरी का दर्जा देता है, समझ गए? तो इस तरह से तो सघन से विरल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सघन से जैसे विरल में जाएंगे तो प्रकाश की किरणें जो है अभिलंब से दूर भागती है। कहाँ भागती है? दूर भागती है। और भागने के क्रम में मतलब छिड़िया जाता है। क्या जाता है? छड़िया जाता है। समधी साहब छड़िया जाते हैं, और छड़िया के इतना दूर न भाग जाते हैं मतलब नवासों पर नहीं रहते, नवासा छोड़ के भाग जाते हैं, मतलब लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। और वह लिमिट 90 डिग्री पर चल जाता है। वह लिमिट 90 डिग्री पर चल जाता है, उसी को बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो समधी साहब यानी लड़का वाले छड़िया के क्रांति कोण पर भाग जाते हैं। कहाँ पे? 90 डिग्री के एंगल पर जब भाग जाए तो इसी को बोलते हैं क्रांतिक कोण। समझ गए? क्रांतिक कोण यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो एंगल जो कंज प्रकाश जाती है तो अभिलंब को छोड़कर क्रांतिक कोण पर भाग जाती है, मतलब 90 डिग्री पर भाग जाती है। इसी को बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। समझ गए ना? तो इसी को बोलते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है? तो सघन माध्यम में बना आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है वो क्रांतिक कोण होता है। और क्रांतिक कोण को सी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? सी से। क्रांतिक कोण को किस से दिखाते हैं? तो सी से दिखाते हैं। इसी क्रांतिक कोण को यानी क्रिटिकल एंगल को चरम कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरम कोण बोलते हैं। यानी जब क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान अधिक होता है तो प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में नहीं जाकर उसी माध्यम में परावर्तन का नियम पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है। समझ गए? उसी माध्यम, तो परावर्तन का नियम का पालन करते हुए उसी माध्यम में चली जाती है। इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो कुछ पदार्थों के जो क्रांतिक कोण होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। अगर क्रांतिक कोण सी के बारे में पूछते हैं तो सी बराबर होता है सी कोण है तो उसको साइन से डिनोट करेंगे तो साइन सी बराबर 1/n होता है। क्या होता है? 1/n।
और एन जो होता है अपवर्तनांक होता है। तो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में संबंध जो होता है sin c बराबर 1/n, sin c बराबर 1/n, sin c बराबर 1/n होता है, 1/n होता है। और इसमें क्या होता है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अपेक्षाकृत अधिक होता है उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान कम, यानी अपवर्तनांक अधिक तो क्रांतिक कोण का मान कम, क्रांतिक कोण का मान कम तो अपवर्तनांक अधिक। इस फार्मूला को याद रखेंगे, sin c बराबर 1/n, इसी n को बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। तो कुछ वस्तुओं का अपवर्तनांक आप देख लेंगे। क्या देख लेंगे? अपवर्तनांक देख लेंगे। और अपवर्तनांक तो हम बतेबे किए हैं, ठीक है। तो अपवर्तनांक बताने का दोबारा कोई जरूरत नहीं है। आपको क्रिटिकल एंगल बताएंगे। क्या बनाएंगे? क्रिटिकल एंगल। तो बर्फ का क्रिटिकल एंगल होता है 49.74। बर्फ का कितना होता है? 49.74। उसी तरह से पानी का होता है 48.75। पानी का क्रिटिकल एंगल 48.75। पानी पौने 49, पानी का पौने 49, पानी का पौने 49, पानी का पौने 49 यानी 48.75। फ्लिंट कांच का 37.31 डिग्री, 37.31 डिग्री। फ्लिंट कांच का 37.31 डिग्री, फ्लिंट कांच का 37.31 डिग्री। पानी का पौने 49 यानी 48.75। क्राउन कांच का 41.14, क्राउन कांच का 41.14, क्राउन कांच का 41.14। फ्लिंट कांच का 37.31। हीरा का 24.41, हीरा का 24.41। हवा का 90, हवा का 90। केरोसिन तेल का 44, केरोसिन तेल का 44, केरोसिन तेल का 44। एल्कोहल का 47.33, एल्कोहल का 47.33, एल्कोहल का 47.33। कांच में याद रखेंगे फ्लिंट कांच और क्राउन कांच। तो क्राउन कांच का 41.14 और फ्लिंट कांच का 37.31, 37.31। ये दोनों कांच का याद रखेंगे। रेलवे से इसको मोहब्बत हो गया, रेलवे वाला पूछता है, ठीक है, क्राउन और फ्लिंट को। तो रेलवे वाले इसमें ध्यान देंगे, ठीक है। क्राउन और फ्लिंट को याद करके रखेंगे। तो पानी का पौने 49 यानी 48.75 होता है और फ्लिंट कांच का 37.31, क्राउन कांच का 41.14, हीरा का 24.41 डिग्री होता है। इतना आपको ध्यान में है तो आपको क्रांतिक कोण से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश किरणें, प्रकाश के किरण द्वारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, आए दादा, यहाँ पर तो भयंकर बवाल हो रहा है। क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरणें द्वारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर यदि आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो जाए, क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो जाए तो प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में भी वापस मुड़ आती है। यही परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। यानी पूरा जाके पूरा लौट के चल आना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। कभी कभी क्या होता है कि बारात जाता है और बारात जाता है तो बारात तो चले जाएगा, लेकिन सिंदूरदान से पहले अगर फुल कैश पेमेंट नहीं होगा, लड़का के मनपसंद गाड़ी नहीं दियाएगा, चैन नहीं मिलेगा, औंठी नहीं मिलेगा, शादी नहीं होता है, शादी कैंसिल, डिसमिस। यानी वो शादी जो होता है, बारात जो होता है लौट के चल आता है। या कभी कभी लड़की उस लड़कवा को रिजेक्ट कर देता है तो बारात रिटर्न होके चला आता है। उस लड़कवा नहीं रहेगा तो रिटर्न ना कर देगी, तो लड़कवा चला आता है, यानी पूरे पूरा लौट के चल आता है। तो इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाता है, मतलब एक्सेस हो जाता है। एक तो होता है कि समझी छड़िया के चल जाएगा, नवासा पर बैठ जाएगा तो उसको मना उना के खिया दे जाता है, लेकिन 900 पर नहीं जाएगा, घर ही भाग आता है जहाँ से जाएगा वहाँ लौट के आ जाता है। तो उसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक
परावर्तन। समझ में आ गया? इसका बहुत ही उदाहरण है, जैसे हीरे के अंदर जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। तो हीरा किस वजह से चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाशीय तंतु जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है यानी इसी को बोलते हैं लाइफ आई। क्या होता है? लाइफ आई। तो प्रकाश की किरणें प्रकाशीय तंतु के अंदर प्रवेश करने के पश्चात किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्टिकल फाइबर के संरचना के कारण होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। समझ में आ गया? उसके बाद और वह जो प्रकाशीय तंतु होता है दूसरे सिरे से प्रकाश किरण द्वारा प्राप्त कर ली जाती है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर का यूज कहाँ होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है संचार सेवा में सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गिरने के लिए, या सर्जरी में किया जाता है। क्या किया जाता है? सर्जरी में किया जाता है। विद्युत संकेत को प्रकाश संकेत के माध्यम से भेजने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट सिग्नल में भेजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। उसके बाद लाइफ आई का पूर्ण रूप होता है लाइट फिडेलिटी। लाइफ आई का क्या होता है? पूर्ण रूप लाइट फिडेलिटी यानी प्रकाश तद्रुपता। लाइफ आई किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। लाइफ आई का फुल फॉर्म होता है लाइट डिफिडेलिटी, लाइट फिडेलिटी, लाइट फिडेलिटी, लाइट फिडेलिटी, लाइट फिडेलिटी। ठीक है, इस पर काम करता है। यह जो है वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। लाइफ आई वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। लाइफ आई वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को बोलते हैं लाइफ आई। इसमें जो है डेटा के संचरण के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड लगा रहता है। डेटा एक जगह से दूसरे जगह डेटा भेजना है तो उसमें प्रकाश उत्सर्जक लगा हुआ होता है, एक प्रकार का डायोड। यह जो तकनीक है 2011 के जर्मनी के वैज्ञानिक थे हेराल्ड हास। क्या था? हेराल्ड हास जो है कि 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। 1 किलोमीटर की अगर परिधि है और उसके बीच में डेटा को ट्रांसफर करना है और वायरलेस तरीके से, तो इसी का यूज करते हैं लाइफ आई का, लाइट फिडेलिटी का यूज करते हैं, जो वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। उसके बाद जो होता है मृगमरीचिका। क्या होता है? मृगमरीचिका के कारण व्यक्ति को मरुभूमि मतलब जो मरुस्थल होता है में प्राकृतिक भ्रम होता है, जिससे दूर की वस्तुएं उल्टी या बड़े इकाई की दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? बड़ी दिखाई देती है। दूसरा है कि ठंडे क्षेत्रों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दूर से आता हुआ जहाज उड़ता हुआ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? दूर से आता हुआ जहाज उड़ता हुआ दिखाई देता है। यह भी एक प्रकार दृष्टि भ्रम मतलब मरीचिका का है, जिसको बोलते हैं लूमिंग। तो लूमिंग की घटना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। लाइफ आई पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। हीरे में जो चमक होती है, तो हीरे में जो ओरिजिनल चमक होती है उसको तराशने के बाद आती है, उसमें हीरे की चमक नहीं होती है। जब उसको तराशा जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही उसमें चमक आती है। आई होप आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का जो विवर्तन होता है यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के विवर्तन को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के विवर्तन को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। समझ में आ गया? प्रकाश का विवर्तन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का संचरण सीधी रेखा में होता है, परंतु यह मार्ग में पड़ने वाले किसी अवरोधक के किनारे पर थोड़ा मुड़ जाता है और उसकी छाया में प्रवेश कर जाता है। यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। यानी जब किसी प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच में तीक्ष्ण यानी पतली सी कोर वाली कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो पर्दे पर उसकी छाया बन जाती है, परंतु यह छाया के किनारे तीक्ष्ण नहीं होते हैं। इसी को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। अब समझिए, प्रकाश कहीं पे जा रहा है, क्या रहा है? कहीं पे जा रहा है,
लेकिन अगर उसके सामने में कोई अपारदर्शी माध्यम रख देंगे तो थोड़ा सा कोरवा से मुड़ के निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा नहीं, थोड़ा सा कोरवा से मुड़ के निकल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। यानी किसी कोने से होकर मुड़ के निकल जाना, उसी को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या होता है? प्रकाश का विवर्तन होता है। प्रकाश के विवर्तन, किनारों के पास वाले भाग में कुछ छाया पहुंच जाता है, इससे प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है। क्या हो जाता है? जैसे कहीं से मारेंगे लाइट, अगर यहाँ से थोड़ा सा छोड़ के प्रकाश मुड़ जाएगा तो इधर तो अंधेरा हो जाएगा। तो जब अंधेरा हो जाएगा तो यही किसके कारण होता है? प्रकाश के विवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ही यूजफुल होता है, तो इसको समझेंगे। प्रकीर्णन क्या होता है? स्कैटरिंग होता है। और विवर्तन क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है, मतलब पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है, समझ गए? तो पाथ से भ्रमित हो जाता है, इसी को विवर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग होता क्या है? तो प्रकाश द्वारा किसी ऐसे माध्यम में गति जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों में सूक्ष्म कण उपस्थित हो, धूल हो और अन्य सूक्ष्म कण उपस्थित हो, एक करने से प्रकाश सभी दिशाओं में बिखर जाती है। इस प्रघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। रेले के अनुसार प्रकाश के किसी भी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, यानी वेवलेंथ पर निर्भर करती है। तरंगदैर्घ्य व प्रकीर्णन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरे शब्दों में समझे, दूसरे शब्द में बोलते हैं कि तरंगदैर्घ्य अधिक होने पर प्रकीर्णन कम और तरंगदैर्घ्य कम होने पर प्रकीर्णन अधिक होता है। प्रकीर्णन अगर वेवलेंथ अधिक होगा तो प्रकीर्णन कम, प्रकीर्णन वेवलेंथ कम होगा तो प्रकीर्णन अधिक होगा। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश के माध्यम में गति करेगा तो उसमें हवा होगा, धूल कण होगा, तो धूल कण होगा तो उससे टकरा टकरा के लाइट जो होता है तो उसका स्कैटरिंग होता है, छितराता है। तो उसका छितराने की क्रिया को, धूल कण से जो छितराता है उसकी छितराने की क्रिया को स्कैटरिंग कहते हैं। क्या होते हैं? स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग जब होता है तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन एक वैज्ञानिक है रेले बोलता है कि रेले ने इसको वेवलेंथ से जोड़ दिया और वेवलेंथ से जोड़ के बताया कि जिस प्रकाश का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। जिसका वेवलेंथ कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा। जैसे आप देखते होंगे कि रेड लाइट यानी लाल जो कलर है उसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो जब ज्यादा है तो उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो इसीलिए सिग्नल के रूप में लाल प्रकाश का यूज करते हैं ताकि वो दूर से ही खतरा का निशानी दिखाई दे, ताकि उसे सतर्क हो जाए। तो लाल कलर वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण दूर तक दिखाई देता है, वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण दूर तक दिखाई देता है। लेकिन बैगनी जो कलर होता है उसका वेवलेंथ कम होता है तो वो जल्दी छितरा जाता है, वो दूर तक नहीं जा पाता है, तो उसका वेवलेंथ कम होता है तो वो दूर तक दिखाई नहीं देता है, मतलब उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस रंग का होता है? तो लाल का। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? तो बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? तो लाल का। और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? तो बैगनी का। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? तो लाल का। और सबसे कम वेवलेंथ किसका है? तो बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का होता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। उसका अगला ये तो हो गया। उसके बाद सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का लालिमा लाल दिखाई देता है। तो पहले ही बताया है किसके कारण? विवर्तन के कारण। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जब होता है तो जो प्रकाश निकलती है उसमें सारे प्रकाश का विवर्तन हो जाता है, लेकिन लाल जो है उसका जो है नहीं हो पाता है। लाल का जो है प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, लाल बहुत कम प्रकीर्णित होता है। तो सारा का लावा जब प्रकीर्णित हो जाएगा तो लाल के ना बचेगा, इसीलिए लाल दिखाई देता है। और यही घटना किसका है? प्रकीर्णन का, यानी स्कैटरिंग का है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का विसरण यानी डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन ऑफ लाइट। क्या होता है कि किसी सतह के से प्रकाश का परिवर्तन दो प्रकार से होता है। किसी सतह से प्रकाश का परिवर्तन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है नियमित, एक होता है अनियमित। यानी नियमित विसरण और अनियमित विसरण। नियमित परिवर्तन जो होता है पूर्णतः चिकने पृष्ठ से,
जैसे दर्पण हो गया, यानी एकदम फ्रेश होगा, चिकना होगा, उस पृष्ठ से जो होता है नियमित क्या होता है, नियमित परिवर्तन होगा। और रुक्ष सतह होगा, खुरदुरा सतह होगा, तो उससे जो होता है परिवर्तन जो होता है अनियमित होता है। कैसा होता है, अनियमित होता है। तो खुरदुरा सतह से अनियमित परिवर्तन और चिकनी सतह से नियमित परिवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु की ठोस रुक्ष सतह पर पड़ती है, तो जैसे दीवार आदि से टकराती है, तो सतह के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश का आपतन कोण अलग अलग होता है। अतः परावर्तित प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। यही प्रकाश की क्रिया विसरण कहलाती है। जैसे किसी सतह पर लाइट मारे और लाइट खुरदुरा होने के कारण जो होता है वो विभिन्न बिंदुओं पर टकराती है। क्या होती है, विभिन्न बिंदुओं पर टकराती है। तो यही टकराने की क्रिया, यही टकरा जाती है तो परावर्तित हो जाती है अलग अलग दिशाओं में। इसी को बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं, प्रकाश का विसरण। विसरित प्रवर्तन के द्वारा ही प्रकाश जो होता है दरवाजों, खिड़कियों आदि के द्वारा कमरे में पहुंचता है। तो दरवाजे के द्वारा या कमरे के द्वारा खिड़की खोल देते हैं, उससे लाइट भी आ जाता है। तो किसके कारण, तो प्रकाश के विसरण के कारण ही होता है। समझ में आ गया। अब देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आखिर क्या होता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों का प्रकाश किरणों में विभक्त हो जाना। यानी श्वेत प्रकाश जब ओरिजिनल जो श्वेत प्रकाश होता है अपने अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, इसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। यानी इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों का समूह स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। जैसे श्वेत प्रकाश जो होता है अगर किसी प्रिज्म से गुजारेंगे ना, तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्या हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो यानी स्पेक्ट्रम पर प्राप्त होता है, और जो पटिया पर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो इसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण की क्रिया में एक सिरे पर लाल प्राप्त होगा और दूसरे सिरे पर बैंगनी होगा। क्या होगा, दूसरे सिरे पर बैंगनी होगा। यानी सामान्यतः जो हमारी आंखें होती है यह 7 रंगों के समूह में दिखती है। आंख से ये रंग 7 रंगों के समूह में दिखती है। प्रिज्म के आधार की ओर ये रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल के क्रम में, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं वीविजियोर। क्या बोलते हैं, वीविजियोर। क्या बोलते हैं, वीविजियोर। वीविजियोर क्या बोलते हैं, वीविजियोर। तो अगर पूछेगा कि वर्ण विक्षेपण में कौन सा रंग बीच में प्राप्त होता है, तो अगर VIVGYOR याद होगा, वीविजियोर या वैज्ञानिक पिनाला, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा होता है। तो याद रखेंगे ग्रीन कलर बीच में होता है। कौन सा कलर, ग्रीन कलर, हरा कलर बीच में होता है। तो प्रकाश की जो लाल रंग होता है, लाल रंग के किरण का विचलन सबसे कम तथा बैंगनी रंग के किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अन्य रंगों की किरणों में विचलन लाल रंग से बैंगनी रंग की तरफ बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, विचलन जो है बढ़ेगा। कैसे, लाल रंग से अगर बैंगनी की तरफ आते हैं तो बढ़ेगा। अब देखते हैं कि इसी के सिद्धांत पर इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो वर्षा होने के पश्चात विभिन्न स्थितियां जैसे प्रकाश का परावर्तन होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, वर्ण विक्षेपण होगा। इसके द्वारा जब आकाश में अर्धचंद्राकार वाली जो आकृति कलरफुल बनती है उसी को बोलते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष यानी इंद्रधनुष वर्षा के बाद ही होती है। इंद्रधनुष कब काम करता है, तो वर्षा के बाद। इंद्रधनुष जो है याद रखेंगे कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है। सूर्य के विपरीत दिशा में, अगर सूर्य पूर्व दिशा में होगा तब पश्चिम में बनेगा, पश्चिम में होगा तब पूर्व में बनेगा, दक्षिण में होगा तब उत्तर में बनेगा। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि सूर्य का जो इंद्रधनुष जो है किस दिशा में नहीं बनता है, तो दक्षिण दिशा में नहीं बनता है। किसमें, दक्षिण दिशा में नहीं बनता है। कारण है कि सूर्य जो है उत्तर दिशा में जइबे नहीं करेगा तो दक्षिण में बनेगा कैसे, समझ गए। तो सूर्य का जो इंद्रधनुष जो होता है दक्षिण दिशा में नहीं बनता है, बाकी तीनों दिशाओं में बनता है। और जब भी बनेगा तो सूर्य होगा उसके विपरीत दिशा में। यानी अगर इंद्रधनुष को देखना होगा तो आपका पीठ सूर्य की तरफ होगा, तभी आप इंद्रधनुष को देख पाएंगे। ठीक है, इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में क्या होता है,
कि जब अपवर्तन 2 बार और परावर्तन 1 बार हो, परावर्तन 2 बार अपवर्तन 1 बार, तो उससे जो इंद्रधनुष बनता है उसको प्राथमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक। तो यह चमकीला और छोटा होता है, जिसमें लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। लाल बाहर होगा, बैगनी अंदर होगा, इसी को बोलते हैं प्राथमिक। परावर्तन 2 बार अपवर्तन 1 बार, अपवर्तन 2 बार और परावर्तन 1 बार होगा तो प्राथमिक। अपवर्तन 2 बार परावर्तन 1 बार प्राथमिक। लाल रंग बाहर अंदर हो जाएगा बैगनी। द्वितीयक इंद्रधनुष में जब अपवर्तन 2 बार और परावर्तन 2 बार, यानी दोनों 2 बार होगा तो हो जाएगा द्वितीयक। क्या हो जाएगा? द्वितीयक। यानी द्वितीयक इंद्रधनुष में अपवर्तन 2 बार और परावर्तन 2 बार होता है, उसको बोलते हैं द्वितीयक। इसमें जो होता है धुंधला और उतना अच्छा नहीं बनता है, लेकिन बड़े होता है। इंद्रधनुष बड़ा होता है, और जो चमकीला होगा स्पष्ट दिखेगा वो प्राथमिक होगा, और धुंधला होगा बड़ा होगा वो द्वितीयक होगा। द्वितीयक होगा जिसमें लाल रंग अंदर की ओर और बैगनी रंग बाहर की ओर। लाल अंदर और बैगनी बाहर होगा तो उसी को बोलते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। उसी को क्या बोलते हैं? द्वितीयक इंद्रधनुष बोलते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष बोलते हैं। तो इतना आपको पता हो गया होगा, इतना आपको पता हो गया होगा। अब देख लीजिए प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है और प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। तो प्रकाश का ध्रुवण यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, अर्थात अनुप्रस्थ तरंग है, अर्थात इन तरंगों के कणों का कंपन तरंग संचरण के लंबवत होता है। यानी जो कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, उसका संचरण जो होगा उसके लंबवत होगा, और इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यानी प्रकाश जो है किसी भी माध्यम को पकड़कर नहीं चलता है, वो खुद चलता है, उसका कंपन खुद होता है। समझ में आ गया? शुरू में बताए थे, यह बताए थे आपको शुरू में कि यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश के संचरण के दिशा में लंबवत तल में समान दिशा में हो तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसी को बोलते हैं ध्रुवण। इसी को क्या बोलते हैं? ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब होता है कि प्रकाश के तरंग का कंपन, यानी लाइट वेव का जो कंपन होगा, लाइट वेव का जो कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, और प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत, यानी प्रकाश की संचरण जिस दिशा में होगा उसी को परपेंडिकुलर होगा, तो इसी घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंपन और उसके संचरण की दिशा दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगी तो उसको बोलेंगे ध्रुवण। क्या बोलेंगे? प्रकाश का ध्रुवण। तो प्रकाश का ये भी गुण है कि प्रकाश ध्रुवण की घटना दर्शाती है, इसीलिए प्रकाश में काउंटिंग आता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। तो जो भी अनुदैर्ध्य तरंग होगी उसमें ध्रुवण की घटना नहीं होगी, ठीक है। जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पोलेराइड का उपयोग करते हैं। अगर ध्रुवण की घटना दिखाना है तो पोलेराइड का उपयोग करेंगे। किसका? पोलेराइड का उपयोग किया जाता है। इसमें एक झिल्ली होती है जिससे कांच की 2 प्लेटों के मध्य में रखते हैं। तो यह प्लेट जो होता है नाइट्रोसेलुलोज तथा हर्पेटाइट के मिश्रण का बना होता है। जो पोलराइज्ड ग्लास जो होता है नाइट्रोसेलुलोज तथा हर्पेटाइट का पोलराइज्ड ग्लास बना होता है, जिस पर ध्रुवण की घटना को देखा जाता है। समझ में आ गया? तो प्रकाश जो होता है ध्रुवण की घटना होती है। तो ध्रुवण की घटना से संबंधित कौन कौन सी घटना है उसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्रकाश का चकाचौंध से बचने के लिए धूप के चश्मों में क्या किया जाता है? ध्रुवण किया जाता है। पानी से भीगी सड़कों से परावर्तित प्रकाश का चकाचौंध से बचने में इसका उपयोग किया जाता है, पोलराइज का उपयोग। अगर पोलराइज का उपयोग करते हैं तो ये सारी चीज़ों से बच जाएंगे पोलराइजेशन से। जैसे प्रकाश का चकाचौंध से बचने के लिए धूप के चश्मा लगाते हैं। पानी से भीगी सड़क से परावर्तित प्रकाश का चकाचौंध से बचने के लिए पोलराइज ग्लास का यूज करते हैं। कार की खिड़की तथा हेडलाइट का कवर का जो ग्लास होता है, कांच की जो खिड़की होगा या हेडलाइट कवर ग्लास होगा, वो सारी चीज़ें किसका होगा? ध्रुवण के सिद्धांत पर। उसके बाद पोलराइज फोटोग्राफी वो कैमरा होता है। उसके बाद किसी विलयन में शर्करा की सांद्रता इत्यादि ज्ञात करने के लिए पोलराइजेशन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? इसी का यूज करते हैं। अब समझ लेते हैं प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। तो जब समान आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य की 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगे, जब समान आवृत्ति
और तरंगदैर्ध्य की 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगें, 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है। जब समान आवृत्ति एवं तरंगदैर्ध्य की 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है तो उनकी अध्यारोपण के माध्यम के विभिन्न बिंदुओं का परिणामी तीव्रता में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। परिणामी तीव्रता में जो होने वाले परिवर्तन होता है उसको व्यतिकरण कहते हैं। यह जो व्यतिकरण होता है 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है समपोषी और एक होता है विषमपोषी। समपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश तरंगों का माध्यम में बिंदु का समान कला के किसी मिलने पर उनकी परिणामी तीव्रता का अधिकतम, अगर प्रकाश तरंगों के माध्यम से किसी समान कला में मिलता है समान कला में मिलता है तो उसका जो है परिणाम जो है तेज हो जाता है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम अगर हो जाएगा तो समपोषी, अगर मिनिमम हो जाएगा तो विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। जैसे गीली सड़क पर वाहनों से जो तेल टपकता है, क्या है? तेल टपकता है, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल होगा, वो टपकने लगता है तो उसके बूंदों का रंगीन दिखाई देना, यह सब व्यतिकरण है। क्या है? व्यतिकरण है। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, सब क्या है? व्यतिकरण है। क्या है? व्यतिकरण है। तो ये जो टॉपिक है ये एकदम कंप्लीट याद हो गया होगा। एक जो होता है वस्तु का कलर, क्या होता है? वस्तु का कलर, कौन सा कलर बनाएंगे, कौन सा कलर मिलेगा। तो प्रारंभिक जो कलर होता है, प्राथमिक कलर जो होता है RGB, यानी रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, ये सब क्या है? RGB प्राथमिक कलर है। और इसी कलरवा को मिला करके आपको और अनेक कलर बनाया जाता है। जैसे रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो पीला बनेगा, रेड ग्रीन मिलाएंगे तो पीला बनेगा, लाल नीला मिलाएंगे तो मैजेंटा बनेगा। यानी RGBYMC त्रिभुज वाला कंसेप्ट होता है, उसको याद रखना है। RGBYMC, R ऊपर में R, एक कोनों में G, एक कोनों में B, और फिर YMC, ठीक है। तो इससे कंसेप्ट से आपको याद हो जाएगा। तो रेड और नीला मैजेंटा, हरा और नीला पीकॉक नीला, ठीक है। और लाल और हरा मिलाएंगे तो पीला मिलेगा। और जो कलर है उसके सामने सामने जो कलर उसका द्वितीय कलर, जो प्राथमिक कलर है और उसके सामने जो द्वितीय कलर है उससे जब मिलाएंगे तो उजला प्रकाश मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप जो है लाइट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा से समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए।